हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगर के बारे में। तो बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेगर का टॉपिक। सो मेगर आपका होता क्या है? तो मेगर के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आज देख लेंगे कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का एजेंडा क्या क्या है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगर का इंट्रोडक्शन, यानी कि मेगर क्या होता है। देन उसके बाद उसका प्रिंसिपल देखेंगे। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखेंगे मेगर का। उसके बाद हम लोग वर्किंग देखेंगे। देन उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सो सबसे पहले तो हम लोग उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हमारा मेगर होता कैसा है। तो देखिए, रियल लाइफ में मेगर आपका कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपको अभी फिगर में क्लियरली मेंशन दिख रहा है। तो इंट्रोडक्शन में देखो, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मेगर हमारे यूज क्यों होता है? ताकि हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर कर सके, है ना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है कि आपके वायर होते हैं, केबल होते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जिसको हमें अ, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, जिससे जिसमें क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, है ना। और वो कंडक्टर क्या होता है कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है कुछ एम्पियर्स का, और वो करंट हमको इलेक्ट्रिक शॉक के रूप में ना लगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वायर के ऊपर एक तरीके से इंसुलेशन लगा देते हैं। तो वो इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। तो बस वही इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेगर यूज करते हैं। ठीक है। सो मेगर को हम लोग मेगा ओम मीटर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है वो अलग अलग एरियाज में यूज होता है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करनी है, या फिर कोई जमीन की इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको मेजर करनी है, या फिर ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन मेजरमेंट आपको करनी है, तो उसके लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं। ये जो डिवाइस है मेगर का, ये 1920 से बना हुआ है, और ये हमारा टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये कौन से टेस्टिंग के लिए यूज होता है? रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और ये कितने मेगा ओम तक का, या फिर किससे ज्यादा मेगा ओम तक का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करता है? 1000 मेगा ओम से ज्यादा का ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। नाउ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे अब उसके प्रिंसिपल की। ठीक है। तो देखिए, आपका कुछ वर्क मॉडल आपका कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मेगर की हम लोग बात करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ये है कि मूविंग कॉइल के ऊपर ये काम करता है ना। इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है? मूविंग कॉइल के ऊपर। कि जब आपका कोई भी करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा, तो वो करंट फ्लो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका टॉर्क जो है उसके अंदर एक्सपीरियंस होगा। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मेगर। तो जब भी आपका, जहां पे भी आपका वेक्टर्ड फोर्स, वेक्टर का मतलब क्या है, फोर्स की आपकी एक मैग्नीट्यूड भी होगी और एक आपकी डायरेक्शन भी होगी, है ना। तो वो वेक्टर्ड फोर्स जब भी इक्वल होता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास दो केस बनते हैं। उसमें से सबसे पहला केस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन क्या होगा उस टाइम पे? हाई होगा। और जो पॉइंटर है मूविंग कॉइल का, वो हमें इंफिनिटी बताएगा। दूसरा केस क्या होगा? अगर आपका रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन लो है, तो आपका पॉइंटर ऑफ मूविंग कॉइल क्या बताएगा? जीरो बताएगा। ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेगर, है ना। तो एक्चुअली में मेगर आपका कैसे काम करता है? तो मेगर जो है वो कंपैरिजन करता है किस किस के बीच में? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी नोन है, पहले से ही आपको पता है, उसके बीच में एक कंपैरिजन करता है और आपको क्या देता है? मेजरमेंट देता है ना। नेक्स्ट, उसका कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? तो देखो, सबसे पहला पार्ट है उसका डीसी जनरेटर का। दूसरा पार्ट है उसका
उसमें दो कॉइल होती है, कॉइल ए और कॉइल बी। तीसरा होता है उसका क्लच। चौथा होता है उसका क्रैंक हैंडल। और पांचवा होता है उसके टर्मिनल एक्स और वाई। तो ये तो हो गए उसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स। अभी एक्चुअली में सर्किट डायग्राम उसका कैसा होता है, तो देखिए ये है उसका सर्किट डायग्राम, जिसके अंदर आपको सारे पार्ट्स दिखने को मिल जाएंगे। एक डीसी जनरेटर आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों कॉइल आपको देखने को मिल जाएगी, कॉइल बी और कॉइल ए। क्लच भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको क्रैंक हैंडल भी देखने को मिल जाएगा, और टर्मिनल एक्स और टर्मिनल वाई भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि यही आपका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है मेगर का। तो अगर मैं थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करूं, एलेबरेट करूं, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग क्रैंक शाफ्ट या फिर क्रैंक हैंडल, ये जो हम लोग मैन्युअली हम लोग रोटेट करते हैं, हाथ से रोटेट करते हैं, तो ये जो क्रैंक हैंडल है ना, वो गोल घूमेगा। यहाँ पे क्लच का काम क्या है, क्लच क्या करता है, स्पीड को वेरी करता है ना। यहाँ पे एक क्या होती है, गियर की अरेंजमेंट होती है, स्मॉलर गियर टू हायर गियर या फिर हायर गियर टू स्मॉलर गियर। तो क्या है, ऐसी गियर की अरेंजमेंट होती है जिससे क्या होता है, आपका जो स्पीड होती है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होती है क्लच और क्रैंक शाफ्ट की, ये हम लोग क्या करते हैं, दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। यहाँ पे आपको दो परमानेंट मैग्नेट दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके बीच में हम लोग इसको रखते हैं, है ना। और क्या होता है, उसको घुमाया जाता है। और ये जो पूरा सेटअप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे सेटअप को हम लोग कहते हैं डीसी जनरेटर, है ना। यहाँ पे एक रजिस्टेंस स्केल होती है जो हमारी डीसी जनरेटर के लेफ्ट में होती है, लेफ्ट टूवर्ड्स होती है, यानी कि इनफाइनाइट से लेके जीरो तक की स्केल हमारी होती है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमारे पास दो कॉइल्स भी अवेलेबल है, कॉइल ए और कॉइल बी, है ना, जो हमारे डीसी जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती है। और दो हमारे पास टेस्ट टर्मिनल होते हैं, एक्स और वाई, जिसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए दो लीड यहाँ पे लगाई जाती है ना। तो मान लो कि हमें ट्रांसफॉर्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आउटपुट है ना, ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, क्रैंक हैंडल को हम लोग घुमाएंगे, है ना। क्रैंक हैंडल को घुमाएंगे तो हमारे डीसी जनरेटर में कुछ फील्ड सेटअप होगा, और वो फील्ड के कारण क्या होगा, हमें स्केल पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये सब है, क्या है, ये सब है वर्किंग। तो वर्किंग कैसे, किस तरीके से होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं मेगर को, मतलब उसका मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो हमारा जो मेगर है ना, तो हमारा मेगर दो चीज मेजर करने के लिए यूज होता है। सबसे पहला इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और दूसरी मशीन वाइंडिंग रेजिस्टेंस, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर देख रहे हो आप, यहाँ पे अभी एक ये वाली फिगर है, ठीक है, इसमें वर्किंग समझाया जाएगा कैसे। तो देखो, डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग कि जब भी आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस करते हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट होता है। और ये जो जनरेशन है, ये आप लोग क्या करते हैं, ये जो करंट आपका फ्लो हुआ, वो करंट आप लोग कॉइल ए में देते हैं, है ना। कॉइल ए में देते हैं, और सेम अमाउंट ऑफ करंट आप कॉइल बी में भी देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ बिटवीन दिस टू पोल्स, एन और एस, एन और एस, ये हमारा रोटर को, यानी कि डीसी जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, यहां से घुमाते हैं, है ना। घुमाएंगे तो क्या होगा, हमारी कॉइल बी भी हमारी रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी तो हमारा करंट जनरेट होगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई टर्मिनल के पास जो भी हमारा इक्विपमेंट या फिर ट्रांसफार्मर या फिर मोटर या फिर कोई भी इंसुलेशन कनेक्टेड है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट फ्लो करेंगे, है ना, थ्रू दी, कहां से, कॉइल ए और कॉइल बी में। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, है ना।
करंट ए, जो करंट कॉइल ए है वो कितना कैरी करंट करेगी, आई ए जितना, और कॉइल बी है वो आई बी जितना करंट कैरी करेगी। नेक्स्ट, तो करंट कैरी करने पे हमारे पास दो फ्लक्स जनरेट होंगे, एक होगा हमारा फाई ए और एक होगा हमारा फाई बी, दोनों कॉइल्स के अंदर। तो ये जो दोनों फ्लक्सिस हैं, ये दोनों फ्लक्सिस में हमारा टॉर्क जनरेट होना चाहिए। टॉर्क जनरेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों फ्लक्सिस एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, इंटरेक्ट होने चाहिए, ताकि हमें रिजल्टेंट में क्या मिले, टॉर्क मिले। और जब ये टॉर्क मिलेगा तभी आपकी मोटर जो है वो रन होगी, है ना। और दूसरे साइड में दोनों फ्लक्सिस यानी कि फाई ए और फाई बी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी आपका जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर कौन सा पॉइंटर, वो पॉइंटर जिसमें हम लोग स्केल में देखते हैं, वो पॉइंटर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग कहेंगे टीडी, है ना। और पॉइंटर हमें स्केल पे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर आपने पॉइंटर की बात करी, तो मेगर जो होता है ना, मेगर का जो भी पॉइंटर होता है वो इनिशियली स्टार्टिंग में हमारी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट बताता है ना। इनफाइनाइट क्यों बताता है, तो देखो क्वेश्चन ये अराइज होगा, क्वेश्चन ये होगा, देखो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, बाय पॉइंटर is initially at infinity, है ना। ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि आपका जो क्रैंक हैंडल है वो स्टार्टिंग में तो आप रोटेशन नहीं दे रहे, सो ड्यू टू द नॉन रोटेशन ऑफ द क्रैंक हैंडल देयर इज नो रोटेशन इन द डीसी मोटर। अगर कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा तो उस टाइम पे ईएमएफ जो जनरेट होगा वो कितना होगा, रोटर का ईएमएफ ऑफ रोटर लिख देता हूं, ईएमएफ ऑफ रोटर वो होगा हमारा 0। अगर ईएमएफ कुछ जनरेट नहीं होगा तो करंट भी जनरेट नहीं होगा, नो करंट। और करंट जनरेट नहीं होगा तो हमारा कोई कॉइल के अंदर कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, यानी कि फाई ए भी जनरेट नहीं होगा एंड फाई बी भी जनरेट नहीं होगा। और अगर कोई फाई ए जनरेट नहीं हुआ या फाई बी जनरेट नहीं हुआ तो हमारा किसी भी तरीके का टॉर्क जनरेट नहीं होगा, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी जनरेट नहीं होगा, है ना। इसीलिए जो पॉइंटर होता है वो इनिशियली हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है, और उसकी रेस्ट कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट स्केल। ओके, इसीलिए इनिशियली पॉइंटर जो होता है वो हमारा क्या करता है, इनफाइनाइट जनरेट करता है। इससे क्या साबित हुआ, इससे हमारा कुछ भी साबित नहीं हुआ। देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, एक रिलेशन है हमारे पास, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नहीं, आर इज एल, ठीक है। सो सॉरी माफ करना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के, है ना। तो यहां इस कंडीशन में देखो इनिशियली आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आई जो है वो हमारा 0 होगा, और 1/0 इसका मतलब इनफाइनाइट। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट हमें शो करेगा। इसीलिए इनिशियली जो पॉइंटर होता है वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट हमें शो करता है। इनफाइनाइट का मतलब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ओके, तो ये थी हमारी क्यों हमारा पॉइंटर इनिशियली हमें इनफाइनाइट बताता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे टाइप ऑफ मेगर। तो हमारे पास दो टाइप के मेगर अवेलेबल है। सबसे पहला मेगर है हमारे पास मैनुअल टाइप का, और दूसरा हमारे पास मेगर है इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल टाइप का। तो इसकी कंपैरिजन में आपको बता देता हूं। तो देखो, कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, कंपोनेंट में मैनुअल टाइप में एनालॉग डिस्प्ले आपको मिलेगी, साथ ही साथ में आपको हाथ से घुमाने वाला क्रैंक मिलेगा। इसके अलावा आपको दो वायर के टर्मिनल्स मिलेंगे, है ना। तो ये हो गए उसके कंपोनेंट। एडवांटेज की बात करूं, मैनुअल टाइप का एडवांटेज क्या है, कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें क्रैंक को हाथ से ही घुमाना होता है, लोअर कॉस्ट है। तो ये हो गए उसके दो एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका टाइम कंजप्शन जो है वो हाई है। मैनुअल टाइप को आपको रोटेशन को आपको घुमाना पड़ता है, थोड़ी देर तक घुमाना पड़ता है, ताकि क्या हो सके, हमें रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल सके और हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी रिक्वायर्ड मिल सके। तो उसका टाइम कंजम्पशन जो होता है वो हाई होता है। एक्यूरेसी भी इतनी हाई नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में क्या है कि आपका सिंपल आपको डायरेक्टली आपको एलसीडी पे आपको क्या मिल जाता है, डिस्प्ले पे मिल जाती है वैल्यू। लेकिन इसमें एनालॉग में क्या होता है, मैन्युअली होता है, आपको खुद ही देखना पड़ता है कि क्या आपका रीडिंग आया। तो उसमें क्या है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी क्या है, थोड़ी सी हाई नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वायर की लीड्स तो इसमें भी मिलेगी आपको, साथ ही साथ में आपको सिलेक्शन स्विच मिलती है ना। साथ ही साथ में आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेज क्या है, हैंडल करना इसको इजी है, देन सेफ है, देन कंजम्पशन का टाइम इसका लेस है। और डिसएडवांटेज भी क्या है इसके, कि आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है, और साथ साथ में इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाई है। तो ये थे टाइप ऑफ मेगर में मैनुअल टाइप और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल टाइप का कंपैरिजन। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन। सो व्हाट इज एप्लीकेशन, है ना, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करना। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम और कंपोनेंट को टेस्ट करना। तीसरा क्या है, वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि जब भी हम लोग मोटर में या फिर ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसको मेजरिंग करते हैं, और वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा बैटरी को टेस्ट करना, रिले को टेस्ट करना, ग्राउंड कनेक्शन चेक करना, ये सारी चीजें एक एप्लीकेशन है मेगर की। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग यहाँ पे आप कब से इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्यों किया जाता है ना। तो उसका जवाब ये है कि आपका जो वायर होता है ना, वो आपका एक कंडक्टिंग मटेरियल को कंटेन करता है। सेंटर में, जैसा आपको पता है कि केबल आपका क्या आता है, सेंटर में एक कंडक्टर होता है, और उसके आसपास सराउंडिंग में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो आपका कंटेन करता है ना। अब मान लो कि वायर की कैपेसिटी है आपकी 6 एम्पियर की, तो 6 एम्पियर तक तो 6 एम्पियर का करंट आपका फ्लो होगा, तब तक तो कोई भी डैमेज नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं कि किसी कारणवश 6 एम्पियर से ज्यादा करंट आपका फ्लो हुआ, तब उस किस्से में क्या होगा, उस किस्से में आपका वायर जो होगा वो डैमेज होगा, है ना, और उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तब आपका क्या होगा, इंसुलेशन भी डैमेज होगा, है ना। और इंसुलेशन अगर आपका डैमेज हुआ तो पॉसिबल है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सके, उस कंडीशन में जब आपका 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तब पॉसिबल है। तो बस इसी मतलब करंट तक, जो करंट आपका होता है ना, वो करंट का जो मतलब रेटिंग होती है, उस करंट रेटिंग को आप तक पहुंचने नहीं देने का काम किसका है, इंसुलेटर का। और वो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होने के कारण ही आपको करंट नहीं लगता, है ना। और इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितने तक का हो सकता है, अप टू मेगा ओम तक
हो सकता है। तो बस यही कारण है हम लोग कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है जब भी हम किसी घर की वायरिंग कर रहे हैं, या फिर ट्रांसफार्मर की वायरिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर हम लोग किसी मोटर की वायरिंग कर रहे हैं तब, है ना। तो कैसे किया जाता है? तो मेगर यूज करते हैं हम लोग, सिंपल, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक जो भी हमको चीज मेजर करनी है उस चीज को हम लोग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। टर्मिनल पे कनेक्ट करके हम लोग क्रैंक हैंडल को मैन्युअली रोटेट करते हैं और सिंपल हम लोग उसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू अप टू मेगा ओम तक तो मिलनी ही चाहिए। अप टू मेगा ओम तक अगर आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं मिलती, इसका मतलब होता है कि आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस खराब है, लो है। आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको करंट लग सके, या फिर पॉसिबिलिटी है कि लीकेज करंट के कारण लॉसेस बढ़ सके, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। नाउ इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं हम लोग। तो एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसमें? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर यूज करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण जो हमारे मतलब लॉसेस होते हैं ना, वो लॉसेस थोड़े हद तक कम हो सकते हैं। ओके। दूसरा एडवांटेज क्या है कि हम लोग जीरो से लेके इनफाइनाइट रेंज तक की जो रेजिस्टेंस है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये दो एडवांटेजेस हैं मेगर के। डिसएडवांटेजेस की बात करूं मैं अगर, तो डिसएडवांटेज क्या है ना। तो देखो, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग एरर जनरेट होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर हमने एक एक्सटर्नल सोर्स दिया, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग डिजिटल मीटर यूज कर रहे हैं, डिजिटल मेगर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजर मेगर यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमें एक्सटर्नल सोर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो अगर मान लो कि एक्सटर्नल सोर्स का बैटरी जो है वो लो है, तो उसके कारण क्या होगा कि रीडिंग वैल्यू में आपको एरर जनरेट होगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? सेंसिटिविटी के कारण भी एरर जनरेट होगी। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर टेम्परेचर में चेंजेस हुए, तो टेम्परेचर जो है उसके कारण आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा, आपका मेगर में आपको मेगरिंग करने में दिक्कत आएगी, है ना। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज इसके। इसी के साथ जो ये हमारा आज का लेक्चर है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे कोई नए वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाए। ओके, जय हिंद।